अभी हम लोग जो है ये थर्ड एग्जाम्पल हम लोग जो है कर रहे थे। ये कर लिया आप लोगों ने 3 तक? Yes, sir. Now let's start with this. We are given 3 forces. The resultant of the force is resultant of जो हमारे पास ये फोर्स है, yes, resultant of forces P and Q is R. We are given, भाई तीनों क्वांटिटी हमें नॉन है पहले से ही। उसके बाद हुआ क्या कि Q B डबल्ड, Q को 2Q कर दिया, मतलब जहाँ एक P काम कर रहा था, P तो P है ही अभी, Q को 2Q किया तो जो रिजल्टेंट है ना वो 2R हो गया। ठीक है, एक चीज ये है। नेक्स्ट चीज ये थी, यानी 3 फोर्स हमारे पास हैं, अगर हम P और 2Q लेते हैं तो रिजल्टेंट आएगा 2R। सिमिलरली इफ Q बी रिवर्स्ड, रिवर्स्ड का मतलब होता है कि जो Q पॉजिटिवली काम कर रहा था वो आपको नेगेटिवली काम करेगा। रिवर्स्ड R इज अगेन डबल्ड, तो भी ये 2R हो जाएगा। तो यानी अगर हम P और माइनस Q लेते हैं फोर्सेज को तो भी रिजल्टेंट 2R आता है। P और Q लेते हैं तो रिजल्टेंट R आता है। और P 2Q और 2R लेते हैं, 2Q लेते हैं तो रिजल्टेंट 2R आता है। तो अब ये कहता है कि भी जो इनकी रेशोज है ना, P इज टू Q इज टू R, इट विल बी √2, √3, √2। ठीक है, ये होगी, या P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर होगा। तो हम लोग जो है याद रखिए स्टूडेंट्स, इन जगह पे जब चाहे Q को 2Q क्यों न किया गया हो, लेकिन कभी भी P और Q की डायरेक्शन जो है, जो भी मान लिया P इधर काम कर रहा था और Q इधर काम कर रहा था, इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, तो देयर रिजल्टेंट जो है, अगर हम इसको पूरा करते हैं तो दिस रिजल्टेंट इज R। इन केस वी मेक इट एज, ये तो P रहेगा ही रहेगा, इसको हम अगर 2Q करते हैं तो देन रिजल्टेंट इज दिस इज 2R मीन्स, बट दिस एंगल इज अल्फा in this situation, and similarly in every situation the angle between these two remains alpha. In case of this P और Q ऊपर था तो ये इधर आ गया Q। ठीक है, अगर रिवर्स जाएंगे ये है तो ये एंगल अल्फा है स्टूडेंट्स, याद रखना। और एंगल जो फोर्सेज के बीच में लेना है तो या तो वो दोनों फोर्स अंदर की तरफ जा रहे हो ऐसे, या बाहर की तरफ निकल रहे हो, ये या ये ऐसे लेना है। मतलब ये नहीं कि ये इधर है और इधर है तो और एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को लेंगे, राइट। तो इन दिस सिचुएशन दिस इज यूर 2Q, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 2R आएगा। तो अब देखते हैं भाई, अगर P और Q फोर्स है, अल्फा एंगल है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। Q को 2Q किया, इस सिचुएशन के अंदर 2Q रख दिया, दिस बिकम्स दिस, एंड 4R स्क्वायर P स्क्वायर 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड P इज टू Q कर दिया, यानी हमने हमने जो है ना एरो ली, या फिर मैं इसी को ऐसे माइनस Q भी ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये किया तो फिर मेरा ये P इज टू माइनस Q इज कोस अल्फा, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, 3 जो है आपके ये आगे। इनमें अगर हम बात करें तो एक इक्वेशन 1 थी, फिर ये 2 है, ये 3 है। तो अब हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा, और ये P इज टू Q इज टू -5R स्क्वायर, और इसी तरह से मल्टीप्लाई 3/2 एंड एडिंग टू 2, तो ये करते हैं तो ये बन जाएगा। तो 2 इक्वेशन बन गई, 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। दूसरी बन गई P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। ये वही है जैसे आप उसमें करते थे 10th क्लास में, 3A प्लस 5B इज इक्वल टू, या फिर यू कैन से ये आपका कुछ भी है, यू कैन से आप ऐसे करते थे ना, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1।
a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो इसमें करते थे x अपॉन दिस इंटू दिस b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन, और इस तरह से करते थे। तो वही चीज़ आपने 10th वाली चीज़ यहाँ पे x की जगह ये आपका p स्क्वायर है, y की जगह q स्क्वायर है, और यहाँ पे ये c1 c2 सिंपल होते थे, यानी ये जो है z या r स्क्वायर होने की यहाँ पे होने की बजाय इनटू में ये 1 हो जाता है। तो 1 की बजाय अगर ये कुछ और हो, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर है तो वो आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये क्वांटिटी फिर रूट ले लिया तो ये आ गया। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द रिजल्टेंट ऑफ, देखो उसमें जो है ना आप क्यू को माइनस क्यू लेंगे या फिर एंगल को 180 प्लस अल्फा लेंगे, जैसे मैंने ये किया था ना यहाँ पे, ये रहा, ये एंगल अगर रिवर्स करके क्यू को माइनस क्यू नहीं लेते हैं तो आप एंगल को 180, ये अल्फा तो है ही, और 180 ये, तो 180 प्लस अल्फा लेंगे, और क्यू को माइनस क्यू ले लिया, फिर हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका माइनस क्यू इधर लग रहा है एक तरह से, और माइनस लगाने से क्या हुआ, ये इधर जो क्यू ही बन गया और ये एंगल फिर अल्फा रहेगा। तो या तो 180 प्लस अल्फा कर दीजिए यहाँ पे, कोस 180 प्लस अल्फा, तो फिर क्या होगा, कोस 180 प्लस अल्फा माइनस कोस अल्फा बन जाएगा। चलो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोग जो है इसको एंगल को एंटी क्लॉक वाइज ही फिक्स करके चलेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैं मोमेंट वगैरह कराऊंगा तो आपको इसको ध्यान रखना भी है। चलो इसमें कोई विशेष है नहीं, तो या तो वहां पे क्यू को माइनस क्यू रिप्लेस कर लो, ठीक है, या फिर आप लोग जो है आपका कोस ऑफ 180 प्लस अल्फा कर लो। तो देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, two forces P and Q are the resultant of these two forces P and Q is of magnitude Q. Show that if the forces Q be doubled, Q को डबल कर दिया जाए, P को वही रखा जाए, तो the new resultant will be at right angle to P and its magnitude will be this. तो यानी कहने का मतलब ये है कि वे अगर P है और Q फोर्स है तो रिजल्टेंट Q आएगा, राइट। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्स हैं पी और क्यू क्या हैं क्या नहीं है, एक बार के लिए हम सिंपल मैं उसका बना रहा हूँ, एंगल ये अल्फा है, तो जो रिजल्टेंट बनता है ना वो भी क्या बनेगा, क्यू ही बनता है इसका। तो अब हमें देखना है कि एंगल क्या बनेगा दोनों के बीच में। तो अब फिर उसके बाद सिचुएशन बदल जाती है कि ये पी ही रखिए, और इफ क्यू फोर्स भी डबल्ड और इसको ट्यू क्यू करिए, एंगल यही यूज करिए, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना जो भी आएगा उसका क्या तो एंगल बनाएगा वो पीक डायरेक्शन के साथ, और ये मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, ये दो चीजें निकालनी है। तो हमें इस सिचुएशन में जो नई सिचुएशन जिसमें हमने वैल्यू निकालनी है, हमें एंगल नहीं पता है। तो पुरानी जो सिचुएशन दी है कि और पी और क्यू दो फोर्स हैं, क्यू उनका बीच में एंगल है, तो यहाँ से हम पी और क्यू क्यू उनके रिजल्टेंट है, तो पी और क्यू का इस सिचुएशन का यूज करके हम पी और क्यू के बीच में जो एंगल है वो निकाल सकते हैं, और उसी को चीज को यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। अगर मुझे एंगल पता हो, अगर मुझे दोनों फोर्स पता हो, तो फिर तो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से रिजल्टेंट निकाला जा सकता है, इसकी डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है और उसका जो है मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें जो इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए पी और ट्यू क्यू का, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालने के लिए जो चीज चाहिए क्या वो सफिशियंट है। अभी तो मेरे पास दो फोर्स आए पी और टू क्यू, लेकिन एंगल तो नहीं आया ना। रिजल्टेंट का जो तरीका है वो ये है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। पी और क्यू सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पी और क्यू ही नाम रहेगा, जो भी फोर्स होंगे उसी को ले लेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं जो नई सिचुएशन मेरे पास जो ये है, इस सिचुएशन में मेरे पास P है वो तो ठीक है, Q है 2Q है, प्लस 2P Q की जगह 2Q कॉस ऑफ एंगल अल्फा, ये मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए मुझे ये सिचुएशन दी हुई है, तो मैं लगा देता हूँ P स्क्वायर
यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू आर है तो पी स्क्वायर इज इक्वल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। यहाँ से क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो कोस अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बाई 2p क्यू। सिंगल p जो है कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस पी बाई 2q। माइनस पी बाई 2q अगर हम लेते हैं, ये आ गया एंगल। तो अब इसने क्या पूछा हुआ स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड भी पूछा और एंगल। तो इसने पहले ये पूछा हुआ है कि ये राइट एंगल पे काम करेगा, इसलिए मान लेते हैं कि दिस एंगल इज फाई, ये एंगल मान लेते हैं फाई है। तो टेंजेंट फाई विल बी गिवन बाय क्यू साइन अल्फा बाय पी प्लस क्यू कोस अल्फा। अब हमारे सिचुएशन में कोस अल्फा की वैल्यू तो है ही। अब हुआ क्या है कि इस सिचुएशन में क्यू की वैल्यू तो 2q हो गई है, चलो 2q कर दिया। कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा हमारे पास ये आ ही गया है ये वाला, तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे जो है दोनों चीज़ों को रख देते हैं और कुल मिला के ये चीज़ बन जाएगी, ऊपर वाला बन जाएगा 2q साइन अल्फा और निचला बन जाएगा p प्लस 2q माइनस पी बाई 2q। 2q से 2q कैंसिल, देन दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 2q साइन अल्फा बाय p माइनस p और ये हो जाएगा 0। सो दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। सो टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसने थीटा लिया हुआ है, ये कोई बात नहीं, मैंने फाई ले लिया। तो सो देन एंगल फाई विल बी इक्वल टू पाई बाई 2। सो रिजल्टेंट जो है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, तो सारे एंगल तो पी के साथ ही लिए हैं, इसलिए आपका रिजल्टेंट का जो आंसर पूछा ना इसने कि भाई आपका रिजल्टेंट पी के साथ राइट एंगल बनाएगा, क्योंकि सारी ही जो चीज़ें हैं, सारी डायरेक्शंस जो हैं वो हमने पी के साथ ली, इसलिए ये एंगल भी पी के साथ ही होगा। ये आगे डायरेक्शन। अब अगला आ गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड रख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपके पास दो फोर्स हैं, टू फोर्सेस, एक है P प्लस क्यू, एक है P माइनस क्यू, मेक्स एन एंगल एंगल 2 अल्फा विद वन अनदर, यानी एक P प्लस क्यू फोर्स हो गया, एक P माइनस क्यू फोर्स हो गया। इन दोनों के बीच में 2 अल्फा एंगल है। ये 2 अल्फा इसलिए लिया हुआ है कि सुविधा के हिसाब से आगे कहीं आप एंगल फार्मूला बनता है और इसलिए 2 अल्फा ले लेगा। याद रखना स्टूडेंट्स, एवरी रियल नंबर इज डबल ऑफ ए नंबर। एनी रियल नंबर, एक नंबर ऐसा जरूर होगा जिसका वो डबल होगा, वो एक कोई नंबर ऐसा होगा जो ट्रिपल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहूँ कि ये जो अल्फा है, ये जो 3 है ना, वो किसका 3 गुना है, 1 का। किसका 4 गुना है, 3/4 का 4 गुना है, ठीक है ना। 5 गुना किसका है, 5/3/5 का 5 गुना है। तो यानी एवरी रियल नंबर इज टाइम्स, मतलब जितने टाइम आप चाहोगे वैसा ही होता है। तो इसलिए हम किसी एंगल को 2 अल्फा, 3 अल्फा, 4 अल्फा लेना चाहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो फायदा क्या रहता है उसका, जब हम आंसर निकालते हैं तो आंसर जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि 2 अल्फा है, कभी अल्फा ले लेता है। एज द सिचुएशन अराइजेस इन केस ऑफ कैलकुलेशंस, अगर हमने 2 अल्फा यूज करके वो कैलकुलेशन सिंपल हो रही हैं तो हम सिंपल कर लेंगे। नाउ सी क्या कहता है, अब ध्यान ध्यान देना बच्चों, 2 अल्फा दोनों के बीच में है एंड देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द बाइसेक्टर। अब जैसे अगर मैं इसको पूरा कर देता हूं, ये आ गया रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो अब जरा देखिए बाइसेक्टर, अब हमें नहीं पता बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा। बाइसेक्टर मान लेते ये है, इस बाइसेक्टर के साथ जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है, बिटवीन देम। तो फिर कहता है विद द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन देम, तो देन कहता है प्रूव दैट पी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू टेंजेंट अल्फा। प्रूव हमें करना है पी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू टेंजेंट अल्फा, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो जरा देखिए, हमने कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, दिस एंगल इज थीटा। अगर मैं इसको सही से दोबारा से कहूँ तो मैं यहाँ बनाता हूँ, 1 मिनट। ये तो हो गया आपका P प्लस क्यू, ठीक है जी, जिसके साथ सारे
एंगल्स माने जाएंगे। अब ये हो गया P माइनस क्यू। इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया, ये होगा इनका रिजल्टेंट R। वट एवर द रिजल्टेंट इज दिस एंगल इज 2 अल्फा, याद रखना। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना, ये एंगल, ये है 2 अल्फा यहां तक का, ये देखो ये। अब इस एंगल 2 अल्फा का बाइसेक्टर मान लिया ये है, ठीक है जी। बाइसेक्टर जो है वो जैसे यहां से गया, तो अब जरा देखिए दिस एंगल इज, अगर ये बाइसेक्टर है और ये थीटा एंगल है, तो ये तो हो गया अल्फा, तो यहां तक का हो गया ये वाला, ठीक है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है पूरा, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। सो दिस एंगल, इन दिस एंगल विल बी अल्फा, तो ये टोटल है यहां तक का, थीटा ये है, ये थीटा है, तो ये एंगल होगा अल्फा माइनस थीटा। नाउ सी, एंड दिस विल बी फुल एंगल अल्फा दिस, थीटा दिस, एंड दिस विल बी अल्फा प्लस थीटा। एंड दिस एंगल कौन सा आपका, ये एंगल और ये एंगल देखो, यानी ये अल्फा, ये थीटा, यानी ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स हैं। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं फिर, सेम होते हैं। सो दिस इज अल्फा प्लस, एक मिनट बच्चों, चार्जिंग थोड़ी कम हो गई। So this angle is alpha plus theta. This is in this triangle. This triangle is OAC. This angle is alpha minus theta. This angle is alpha plus theta, and this angle is 180 minus, टोटल में से अल्फा प्लस थीटा माइनस कर दीजिए, अल्फा माइनस थीटा माइनस कर दीजिए। तो सो व्हाट विल बी द आउटकम, 180 माइनस 2 अल्फा विल बी द दिस एंगल, ठीक है, जरूरत पड़ी तो। अब हम लोग जो है, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। दिस साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फोर्स इज P प्लस Q, एंड योर this force is P plus Q, this force is P minus Q, and this is the resultant R. Now अगर मैं बात करूं इसकी आगे, तो सो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAC, और मैं साइन लॉ लगा देता हूं। साइन लॉ क्या कहता है, फोर्सेस आर या सॉरी, अब आप ये ना सोचिए कि ये फोर्स है, ये एक साइड है ट्रायंगल की, आपका फोर्स इस साइड को मैग्नीट्यूडली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सो इन केस अगर हम कहेंगे तो ये P प्लस क्यू और P माइनस क्यू प्रोपोर्शनली, ये आपका साइन लॉ लगाएंगे तो साइड जो है और सामने वाला एंगल्स, तो साइन P प्लस क्यू अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, P माइनस क्यू साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें R वाली चीज इस्तेमाल नहीं की है, कर सकता हूं, करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे P और Q, P माइनस Q दोनों फोर्सेस की वैल्यू पता है, बट R की वैल्यू नहीं पता। तो आप सोचेंगे कि थर्ड चीज जो कि R अपॉन यहाँ पे होना चाहिए था, साइन ऑफ 180 माइनस 2 अल्फा, ये तो इस्तेमाल ही नहीं की। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, R की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम अपने आप को, जो आंसर है, अगर आंसर जो हमें निकालना है उसको अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, जरा देखिएगा। इसमें क्या है, आंसर इज इक्वल टू ये है, देखो ये पता करना आपने, ये चीज, यानी P टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Q टेंजेंट अल्फा। एक्चुअली हमने एक ऐसी इक्वेशन चाहिए, या ऐसा इक्वेशन बन जाए जिसमें अल्फा आता हो, P आता हो, Q आता हो, थीटा आता हो, इसके अलावा कोई नहीं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर ये ट्रायंगल
वाली जो साइन लाई इस्तेमाल करते हैं, तो इस फार्मूले के अंदर देखो इनके अलावा कुछ नहीं है। अब इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो कंपोनेंडो डिविडेंडो जो भी फार्मूले लगाए वो लगा लेना और आपका काम हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे इसको। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो सर। आप लोग अगर इसको मैं वीडियो को शेयर भी कर दूंगा और दोबारा देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, वैसे भी मुश्किल वाली बात है नहीं कोई। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें ये आपका 7th है। इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is n times the least, show that angle between them when their resultant is half of their sum is this। देखो सिचुएशन क्या है, ये है सिचुएशन कि P और Q हैं, दो फोर्स हमारे पास हैं, ठीक है। उनका ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट, यानी ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट तो दोनों का सम होता है, सॉरी ग्रेटेस्ट पॉसिबल तो इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। तो P प्लस Q, इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज n टाइम्स द लिस्ट क्या है, P माइनस Q। अगर ऐसा हो तो P प्लस Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, P वाला एक साइड ले लो, यानी P प्लस Q इज इक्वल टू NP माइनस NQ। Q वाले एक साइड, बिना Q वाले एक साइड, तो इस NQ को इधर ले आता हूं तो Q प्लस NQ, और P को उधर ले जाता हूं NP माइनस P। तो यहाँ से Q कॉमन तो n प्लस 1, यहाँ से P कॉमन तो n माइनस 1। अब आपकी मर्जी है क्या, क्योंकि आंसर के अंदर कहीं भी P और Q का जिक्र नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें से किसी एक को रिप्लेस कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब देखो क्या कहता है, अब क्वेश्चन को ये तो समझिए इनमें रिलेशन आ गया। अब ये तो गिवन फैक्ट से है, अब सिचुएशन नई क्या है, वो ये है एंगल बिटवीन देम निकालना है, P और Q के बीच में एंगल, P और Q दोनों के बीच में, व्हेन देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ देयर सम, यानी रिजल्टेंट की भी वैल्यू हमें दे दी है, वो क्या है, ये एल्फा एंगल निकालना है जब ये रिजल्टेंट कितना हो, दोनों के सम का आधा। सो P और Q फोर्स है, P प्लस Q देयर रिजल्टेंट है, तो हमने बस सर वही, इसका सेकंड पार्ट दोबारा एक्सप्लेन करना। कौन से वाले का, अभी जो पढ़ा रहा हूं इसका यस सर। 7th का। हाँ सुनो, क्या है स्टूडेंट्स कि भाई जो आंसर है ना उसमें एंगल निकालना है अपने, एंगल में कहीं और P और Q का जिक्र है नहीं। देखो कोस इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एन स्क्र प्लस 2/2n² माइनस 1 है, ठीक है। अब जो सिचुएशन दी हुई है, गिवन फैक्ट ये है कि दोनों के बीच का पॉसिबल रिजल्टेंट जो है, जो मैक्सिमम जो है ना वो P Q है, वो मिनिमम का यानी लिस्ट का n टाइम्स है। तो ये ऐसा है, तो इससे ये सिचुएशन अराइज हुई। अब अगर हमें कभी P की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q चाहिए या Q की इन टर्म्स ऑफ P चाहिए, तो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी, यस सर। हाँ अब सिचुएशन जिसमें हमसे आंसर चाहता है, कहता है कि आप इस सिचुएशन में उनके बीच में जो एंगल, यानी जो एंगल अल्फा है, ये पूरा एंगल, यानी दोनों फोर्सेज के बीच में जो एंगल है वो निकालिए, यानी कि ये एंगल निकालिए आप। कब निकालिए, जब इन दोनों का रिजल्टेंट तो आर ही होता है, आर जो है वो क्या हो, दोनों के सम का हाफ हो। तो बस अब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, तो आर स्क्र इज इक्वल टू होता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस अल्फा। हमने कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, फिर बाद में कोस अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी तो इनवर्स कर देंगे, कोस इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, आर की जगह रख दिया हमने P प्लस Q/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू ये है, P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस अल्फा। अब सारे में से, क्योंकि ये भी स्क्वायर में है टर्म, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, क्योंकि एक एक पावर है, लेकिन यहाँ पे P² है तो यहाँ Q², तो इसलिए हम P को या Q को हटाना चाहेंगे तो ये वैल्यू इससे उठा के रख लेंगे। तो हमने P की वैल्यू इस रिलेशन से, जो कि क्या है, P इज इक्वल टू n+1 बाय n-1 Q है, वो उठा के इसमें रख देंगे, इस चीज के अंदर जो ये रखी यहाँ पे रख देंगे।
तो सारे में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर को कर देंगे कैंसिल और फिर बाद में कोस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे एंड फिर इनवर्स ले देंगे, आपका एंगल आ जाएगा। जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बस इसमें तो क्या है कि भाई जो इस्तेमाल करना है ना चीज, जैसे हमने एंगल निकालना है तो पी और क्यू है नहीं आंसर में, तो कहीं ना कहीं पी और क्यू हट जाएं। अब सारी टर्म के अंदर चाहे पी स्क्वायर आता हो, चाहे क्यू स्क्वायर आता हो, चाहे 2pq आता हो, तो सारी टर्म 2 डिग्री की हैं, पी क्यू भी 1 1, लेकिन आपस में काट तो नहीं सकते, इसलिए पी की वैल्यू या तो क्यू में कर लो या क्यू की वैल्यू पी में कर लो। वो कैसी है, वो गिवन सिचुएशन से यूज कर लिया आपने। बस आपको पहले से प्रिपेयर होकर रखना पड़ेगा इस चीज के लिए कि भाई हमें थोड़ा ऐसे करना है। बात समझ में आई भाई? यस सर। चलो गुड। अगला एग्जांपल जो है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट द एंगल। एंगल को ट्राइसेक्ट करता है, ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बट जब कोई लाइन किसी चीज को 3 पार्ट में डिवाइड करेगी ना, तो 2 पार्ट एक साइड रह जाएंगे और 1 पार्ट एक साइड रह जाएगा। तो अब जो 2 पार्ट मान लिया बनेंगे, इसके 3 पार्ट बनेंगे 3 अल्फा के, मान लिए ये आ गया, ये अल्फा हिस्सा रह गया, ये 3 अल्फा हिस्सा रह गया, जो भी बनेगा। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट, आल्दो ये बात अगले उसमें आएगी, तो जो कम एंगल होता है ना जिस तरफ, वो उस तरफ होता है जो फोर्स ज्यादा होता है। तो ज्यादा अगर पी है तो इसके जो 3 हिस्से बने हैं, 4 हिस्से, तो उनमें से आपका जो है 2 अल्फा इधर और अल्फा इधर, तो इसमें से क्या होगा कि जो कम है ना, कम जो एंगल पर झुकाव किसकी तरफ होगा, जो बड़ा फोर्स है, रिजल्टेंट का झुकाव हमेशा बड़े की तरफ होगा। कैसे पता लगेगा? जैसे कल हमने जो है ना कंपोनेंट किए थे, चलो मैं अगली सिचुएशन में बताऊंगा जब मैं कंपोनेंट कराऊंगा, तो आप एक बार के लिए ध्यान रखें कि जो कम वाला है ना, ज्यादा फोर्स है, पी की वैल्यू ज्यादा है, देखो दी हुई है, अगर ना दी होती तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता कि हम 3 पार्ट में से 2 पार्ट ऊपर छोड़ें या कि 1 पार्ट ऊपर छोड़ें, तो हमें भी 2 छोड़ने होंगे क्योंकि पी ज्यादा है क्यू कम है। अब देखिए क्या कहता है, एक तो आंसर को जरूर देखें क्वेश्चन करने से पहले। टू फोर्सेस P एंड Q ट्राइसेक्ट द एंगल, शो दैट इफ P इज ग्रेटर देन Q हो तो देन एंगल बिटवीन देम इज दिस। एक तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है, किसके बीच में, फोर्सेस के बीच में, वो कितना एंगल, ये 3 अल्फा, सॉरी 3 अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, यानी अल्फा इज इक्वल टू एंगल देम इज, तो 3 अल्फा जो है यानी अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो ये होगी, और क्योंकि 3 अल्फा है तो इसलिए बाद में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर वो ये है। तो अब जरा देखिए, हमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, मैं दोबारा से फिगर को बना देता हूं। देखो क्या है कि आपके पास एक लाइन तो ये आएगी, ये तो हो गया पी, दूसरा हो गया क्यू। पी बड़ा है, इनका रिजल्टेंट पहले से ही दिया हुआ कि कितना एंगल बनाता है, रिजल्टेंट ट्राइसेक्ट करता है इसको, ये आ गया, दिस इज अल्फा एंड दिस इज 2 अल्फा। ठीक है, इफ दिस इज 2 अल्फा देन दिस इज आल्सो 2 अल्फा बिकॉज अपोजिट एंगल्स हैं, एंड दिस इज अल्फा, दिस इज 2 अल्फा, एंड सो आपका जो है अल्फा 2 अल्फा, तो 180 माइनस 3 अल्फा हो जाएगा आपका ये एंगल। तो जरा देखिए, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में क्षमा चाहूंगा। एक मिनट, चलो कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। अरे भाई, देखिए आवाज आ रही बच्चों? यस सर। ओके ओके। यस सर। तो अब ये, हाँ अल्फा और 2 अल्फा एंगल बन गए, तो सो दिस एंगल इज 180 तो हो ही गया, दिस एंड दिस ये 3 अल्फा कर देंगे,
अल्फा आ जाएगा और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो, कोई परेशानी नहीं आनी इसमें, ठीक है ना। साइन लॉ लगाया और आपने रिजल्टेंट से रिजल्टेंट निकाले। इसी तरह से आप 9th एग्जाम्पल जो है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग एक बार करके देखेंगे, ठीक है। 9th में छोड़ रहा हूँ, आप लोग कल मुझसे पूछेंगे जरूर, आई होप यू विल आस्क, या आप कर लेंगे। जैसे मैंने कल के लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, इसीलिए मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है इसमें, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे थे, रिजोल्व करने वाले को। और मैं जो कह रहा था ना कि बड़ा कंपोनेंट बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा, तो अब आप ये देखिए इस सिचुएशन से उसका आंसर निकलता कैसे। जैसे हमारे पास ये फिगर थी ना भाई, जैसे मान लो ये तो फोर्स था, एक ये कंपोनेंट है इसका F1, एक F2 है, और ये एंगल है आपका अल्फा, ये है बीटा, ठीक है। और तो कंपोनेंट ये बन गए थे। अब ध्यान देना भाई, ये हमारा फोर्स, नॉन क्वांटिटीज इसमें 3 है। नॉन का मतलब जिसका पहले से एडवांस में पता है, एफ, अल्फा, बीटा। तो अब यानी कहने का मतलब है कि या तो F1, F2 और अल्फा प्लस बीटा एंगल का पता हो तो F और जो ये इसके साथ बना रहा एंगल वो निकाला जा सकता है। तो अब देखो मैं इस सिचुएशन की बात ये कह रहा था कि F1 बड़ा होगा कि F2। अगर मैं F1 की वैल्यू बताऊं तो वो होगी F साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह से F साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, ये सिचुएशन तो सेम है, ठीक है जी। और ये भी यानी सेम है, दोनों की वैल्यू में, ये F1 है, ये F2 है। तो यानी इन दोनों चीजों से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। फर्क पड़ना है तो इससे और इससे। अब साइन अल्फा जो है, अगर मैं ग्राफ देखूं साइन अल्फा का, तो क्या होता है भाई, साइन अल्फा ग्राफ यूं जाएंगे, फिर ये नीचे आ जाएगा, यूं हो जाएगा, ठीक है। 90 पे इसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है 1। और हम लोग जो है जो भी एंगल ले रहे हैं ये, अब इनमें से साइन अल्फा और साइन बीटा में से जो बड़ा है वही फोर्स भी बड़ा है, ठीक है। तो अगर बीटा बड़ा है एंगल, तो साइन बीटा बड़ा होगा, एक तरह से कहें तो साइन बीटा यानी बीटा जितना ज्यादा होगा ना उतना ही फोर्स F1 ज्यादा होगा। और अगर ये जितना ज्यादा होगा उतना ही इधर कम बचेगा, क्योंकि टोटल एंगल तो अल्फा प्लस बीटा ही है। अल्फा की वैल्यू टोटल एंगल मान ले, चलो ये टोटल थीटा हो गया, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। जितना बीटा ज्यादा होगा उतना ही F1 ज्यादा होगा, और ये जितना ज्यादा होगा इतना ही थीटा में से हिस्सा ज्यादा ले जाएगा, इसलिए अल्फा उतना ही कम होगा। तो यानी अल्फा जितना कम होगा उतना ही F1 ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब अगर ये F1 ज्यादा है तो इसका मतलब ये हिस्सा ज्यादा है, ये हिस्सा कम है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ज्यादा बड़ा कंपोनेंट है चाहे फोर्स है, तो उस तरफ का फोर्स एंगल जो है कम मिलेगा आपको। तो चलो खैर, ये बात समझ में आई होगी। आज हम अभी यस हम सर। हाँ भाई, आप इसको थोड़ा देख सकते हैं भाई कहाँ पे चेंज है। अब चलो आज के लिए ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट अगली एक्सरसाइज का। अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमने रिजल्टेंट निकालना सीख लिया है, रिजल्टेंट नहीं कंपोनेंट निकालना सीख लिया है। F1 जो आया है या जो भी जो नाम रखो उसका, वो होगा जो रिजल्ट फोर्स हमें पता है, साइन बीटा यानी साइन ऑफ द अदर एंगल। अदर एंगल का मतलब कोई और एंगल नहीं, दूसरा कंपोनेंट जो एंगल उसके साथ बना रहा है, अपॉन साइन ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स। कोई भी निकालना हो चाहे इस तरह से निकल जाएगा। अब जरा देखो क्वेश्चन, एफ का फोर्स है, ठीक है जी, रिजोल्व इनटू कंपोनेंट फोर्सेस इफ वन कंपोनेंट इज एट राइट एंगल। मान लिया एफ आपका फोर्स है ये, और एक कंपोनेंट इसके राइट एंगल पे है, ये टू एफ, एफ के राइट एंगल पे है, दिस इज पाई बाई 2, यू कैन से 90 डिग्री, एंड इज इक्वल टू अंडर रूट 3f, और इसकी वैल्यू अंडर रूट 3f है। क्या कहता है फिर,
ये पता लग गया, यानी दिस इज अल्फा √3f, ये इसकी कंपोनेंट की वैल्यू है। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, जो भी मान लिया दूसरा फोर्स है ये मान लेते हैं F2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो डायरेक्शन बना रहा है वो भी निकालना है, मान ले दिस एंगल इज थीटा। तो नो परेशानी। देखिए क्या है इसमें, हमें ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि जब F2 की वैल्यू निकालोगे तो F2 होगा साइन ऑफ द अदर एंगल, जबकि ये √3f है वो F1 है, तो F1 इज इक्वल टू, यानी ये आ गया F1, इसकी वैल्यू होगी √3f इज इक्वल टू F इंटू साइन ऑफ द अदर एंगल। साइन ऑफ द अदर एंगल यानी ये तो खुद का एंगल, अदर एंगल है थीटा, यानी सो दिस इज साइन थीटा बाय साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल्स, यानी π/2 प्लस थीटा। तो F से F कैंसिल, तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। So this angle is 60 degree. You can say π/3 रेडियन। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, जो फोर्स ये मानना है, इसको मान लिया मैंने F2 कहा, तो F2 देखो इसमें कहा हुआ है F2 क्या होगा, F साइन ऑफ द अदर एंगल यानी π/2 अपॉन साइन ऑफ द सम ऑफ द एंगल यानी π/2 प्लस थीटा। थीटा कितना है 60, यानी π/3। अब ये कोई बात नहीं, 120 बन गया, इसकी वैल्यू रख दो, यानी 150 बन गया, इसकी वैल्यू रख दो। साइन या कोस 60 की वैल्यू होती है √1/2, तो F अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 2F। इन दिस वे यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस कंपोनेंट। आपके दोनों आगे डायरेक्शन आ गई। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो आपको आंसर निकालना है, जैसे आपको ये P की वैल्यू निकालनी, तो P की वैल्यू ये है, F हमें पता है, साइन ये एंगल हमें पता होना चाहिए, साइन ये सम ऑफ द एंगल पता होना चाहिए, ये F जिसका कंपोनेंट है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। ये तो दे ही रखा है, यहाँ पे π/2 था ही, यहाँ पे π/2 प्लस थीटा जो था ना, वो थीटा की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने निकाल ही ली है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। चलो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, इट्स गॉन अप टू 42 मिनट्स, 40 मिनट्स हो गए हैं, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। कोई विशेष क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं।